हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो इसमें हम भौतिक भूगोल जो कि आपका प्रथम प्रश्न पत्र है का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम ज्वालामुखी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में ज्वालामुखी के प्रकार है वो बताए थे। तो ज्वालामुखी के देखो जो प्रकार है वो उसके उद्गार के अनुसार उसका वर्गीकरण किया हुआ है। जैसे केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, फिर है दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी, फिर उद्गार की अवधि के अनुसार वर्गीकरण। तो जो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी है इसमें हमने हवायन और स्ट्रामोली प्रकार के ज्वालामुखी पढ़ दिया था। आज हम वल्केनियन, विसुवियन और पीलियन प्रकार के ज्वालामुखियों का अध्ययन करेंगे। तो वल्केनियन ज्वालामुखी, जो वल्केनियन ज्वालामुखी होते हैं उनमें विस्फोट भयंकर होता है और इससे प्राप्त जो लावा होता है वो अधिक चिपचिपा और लसदार होता है। तो जब वल्केनियन में जब विस्फोट होता है, जैसे ये ज्वालामुखी का मुंह है, तो इसका जो लावा अधिक चिपचिपा और लसदार होता है, तो लावा क्या होता है इसके ऊपर ही जम जाता है। ज्वालामुखी का जो छिद्र होता है उसके ऊपर ये ढक जाता है, यानी पहले तो लावा है उसका उद्गार होता है, वो उस ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ होते हैं वो आकाश में उछाल दिए जाते हैं, लेकिन वो वापस नीचे आते हैं तो ज्वालामुखी का जो मुंह है या छिद्र है ये ढक जाता है उन पदार्थों से, उन लावा से। तो अंदर क्या है, अंदर तो क्या है, ये गर्म भाग है, ठीक है। और जो गैस है, गैसें होती है, तो गैसें क्या बहुत अधिक तीव्रता से फिर वापस ये जो परत जम जाती है, मतलब एक बार विस्फोट होने के बाद जो परत जम जाती है इस परत को ये वापस उड़ा देती है। जो गैसें हैं भूगर्भ में वो वापस बाहर निकलने का प्रयास करती है, तो ये जो परत यहाँ जमा होती है लावा की उसे ये उड़ा देती है। तो ये इसकी विशेषता ही होती है, यानी एक उद्गार के बाद या विस्फोट के बाद जो दूसरा उद्गार होता है वो भी बहुत भयंकर होता है। देखो वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी प्राय विस्फोट एवं भयंकर उद्गार के साथ प्रकट होते हैं और इनसे जो लावा निकलता है वो चिपचिपा और लसदार होता है। दो उद्गारों के बीच यह ज्वालामुखी छिद्र पर जमकर उसे ढक लेता है। जो लावा होता है वो उसे ढक लेता है मगर लावा तो ढक लेता है छिद्र को, मगर इसका मतलब यह तो नहीं है उद्गार समाप्त हो गया। उद्गार समाप्त नहीं होता है। भूगर्भ में जो गैसें हैं वो ऊपर आने के लिए वापस प्रेशर डालती है, तो वापस इसके मुख को उड़ा देती है। तो इसके जो निकलने वाले पदार्थ हैं आकाश में अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं और इस कारण ज्वालामुखी मेघ यानी ज्वालामुखी जो बादल होते हैं वो काफ़ी ऊंचाई तक बनते हैं। और जो इससे जो ज्वालामुखी मेघ है, ज्वालामुखी मेघ या बादल, उनका आकार फूल गोभी के समान होता है। यानी जो आकाश में जो विस्फोट के कारण जो ज्वालामुखी मेघ या जो बादल बनते हैं उनकी जो आकृति है फूल गोभी के समान दिखाई देती है। और इसकी ये जो उद्गार होता है वल्केनियन प्रकार का, इसमें पेट्रिक लावा है, ठीक है, और एसिड लावा है, वो मतलब हर प्रकार के लावा है वो इससे निकलता है। और इसका जो नामकरण किया गया है वो भूमध्य सागर में स्थित लिपारी द्वीप के प्रसिद्ध ज्वालामुखी वल्केनो के आधार पर किया गया है, ठीक है। जो वल्केनियन जो ज्वालामुखी है इसका नामकरण भूमध्य सागर में स्थित
लिपारी द्वीप के प्रसिद्ध ज्वालामुखी, भूमध्य सागर में स्थित है एक लिपारी द्वीप है, वहाँ पर एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है वल्केनियन, उसके आधार पर इसका नामकरण किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है विसुवियन तुल्य ज्वालामुखी। अब जो विसुवियन प्रकार का जो ज्वालामुखी है यह वल्केनियन प्रकार का ही होता है। इसमें भी जो भयंकर विस्फोट के साथ इसका उद्गार होता है और इसके जो ज्वालामुखी होते हैं उसका आकार या आकृति भी फूल गोभी के समान होती है। इसमें ज्वालामुखी का बादल का आकार फूल गोभी के समान होता है और विस्फोट पदार्थ काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। तो गैस एवं वाष्प से निर्मित ज्वालामुखी बादल गोलाकार हो जाता है। जब विस्फोट होता है तो जो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ है वो बहुत अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने से उनका आकार गोलाकार हो जाता है, तो वो गोलाकार आकार में दिखाई देते हैं। और इस प्रकार का जो उद्भेदन है विसुवियन प्रकार का, देखो जो उद्भेदन है वो 79 ईस्वी में हुआ था, यानी बहुत पुराना इसमें उद्गार हुआ था। 79 ईस्वी में इसका उद्गार हुआ था और इसका जो प्रथम पर्यवेक्षण है यानी इसका जो पता पहले प्लिनी महोदय ने लगाया था। जो विसुवियस है विसुवियन प्रकार का जो ज्वालामुखी है इसमें उद्गार 79 ईस्वी में हुआ था और इसका देखो पर्यवेक्षण किया था प्लिनी महोदय ने। प्लिनी महोदय तो विसुवियन को पीलियन प्रकार का, इसका अन्य नाम है प्लिनियन प्रकार का ज्वालामुखी। प्लिनियन प्रकार का ज्वालामुखी। जो विसुवियन है प्लिनी जो महोदय है उन्होंने इसका पर्यवेक्षण किया था, तो इसलिए इनके नाम पर इसका नाम प्लिनियन प्रकार का ज्वालामुखी रख दिया गया, विसुवियन प्रकार के ज्वालामुखी का। उसके बाद अंतिम ज्वालामुखी है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी या पीलियन प्रकार का ज्वालामुखी। अब जो पीलियन प्रकार का जो ज्वालामुखी है वो सबसे अधिक भयंकर ज्वालामुखी है। सबसे अधिक भयंकर विस्फोट इसके अंदर होता है। सबसे विनाशकारी जो ज्वालामुखी है वो पीलियन प्रकार के ही होते हैं। अब विनाशकारी का मतलब इनसे जन और धन की हानि भी होती है। कई बार जो स्थल खंड होता है वो समुद्र किनारे स्थित होता है तो वो समुद्र में भी डूब जाता है। तो ये एक विनाशकारी ज्वालामुखी है और उसका जो उद्गार है वो विस्फोटक और भयंकर होता है और इससे जो लावा निकलता है वो सबसे अधिक चिपचिपा और लसदार होता है। उद्गार के समय ज्वालामुखी नली में लावा की कठोर पट्टी जमा हो जाती है तथा अगले उद्गार के समय भयंकर गैसें इन्हें तीव्रता से तोड़कर आवाज करती हुई धरातल पर प्रकट होती है। इससे निस्तृत लावा तथा विखंडित पदार्थ सर्वाधिक होते हैं। यानी जो पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी है इनसे जो उद्गार के समय सबसे अधिक विखंडित पदार्थ निकलते हैं, जैसे गैस है, जलवाष्प है, धुआं है, उसके बाद राख है और ये जो चट्टाने के टुकड़े होते हैं ये सबसे अधिक, और जो लावा है सबसे अधिक इन्हीं में से पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी से निकलते हैं। और जो इसमें जो गैसें निकलती है वो प्रज्वलित गैसें होती है, जिसके कारण यह जो ज्वालामुखी है मेघ, इनका जो बादल होते हैं वो प्रकाशमान हो जाते हैं। अब ज्वालामुखी क्या है, एक अग्नि का ही रूप है। जब ये निकलता है तो इसके जो बादल है वो अग्नि के समान प्रतीत होते हैं। और इसमें अलग अलग दे रखा है सन में इसका जो उद्गार हुए हैं। देखो इसमें देखो प्रमुख
उसके उदाहरण में देखते हैं। क्राकाटोआ एक ज्वालामुखी है पीलियन प्रकार में, क्राकाटोआ। ये देखो ज्वालामुखी का नाम है क्राकाटोआ, और जो ज्वालामुखी के नाम है किसी जगह के नाम पे ही इनके नाम रखते हैं। तो 1883 में इसमें उद्गार हुआ था, क्राकाटोआ में 1883 में उद्गार हुआ था। अब इसकी लोकेशन कहाँ है? ये सुंडागर्त में है, ये सुंडागर्त। अब सुंडागर्त है हिंद महासागर में, हिंद महासागर में ये देखो स्थित है। ये इंडोनेशिया के पास में जो सुंडागर्त है, ये इंडोनेशिया के पास में जावा और सुमात्रा के पास में स्थित है, जावा और सुमात्रा। ये इंडोनेशिया के राज्य है जावा और सुमात्रा, ठीक है। यहाँ पर यह सुंडागर्त स्थित है जो कि हिंद महासागर में है। तो 1883 में इसमें देखो विस्फोट हुआ था, भयंकर विस्फोट हुआ था। तो इसका जो विस्फोट है वो 27 किलोमीटर ऊंचाई तक बादल चले गए थे, यानी इतना भयंकर विस्फोट था। ऊपर आसमान में 27 किलोमीटर ऊपर इसके बादल बने थे ज्वालामुखी के, और इसकी जो आवाज़ थी वो 4800 किलोमीटर दूर स्थित है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ इसकी विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी गई थी। यानी 4800 किलोमीटर दूर तक क्राकाटोआ जो ज्वालामुखी है जो फटा था 1883 में, उसकी आवाज़ ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई दी गई थी, जो कि सुंडागर्त से ऑस्ट्रेलिया की दूरी 4800 किलोमीटर दूरी है। यानी इतना भयंकर विस्फोट इसमें हुआ था। और इसमें जब विस्फोट हुआ था तो इसके बाद सुनामी भी आ गई थी, 120 फीट ऊंची सुनामी आई थी। सुनामी का अर्थ जैसे जल में जो भूकंप आता है उसे सुनामी कहते हैं। इसमें जो लहरें होती है वो बहुत अधिक ऊंचाई तक ऊपर उठती है। और उस सुनामी के दौरान 36,000 व्यक्ति मारे गए थे, यानी जन और धन सभी की हानि हुई इस ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान। इतना भयंकर था कि समुद्र में भी लहरें उठने लग गई थी, 120 फीट ऊंची लहरें, जिससे जावा एवं सुमात्रा के तटीय भागों में, जो जावा है और सुमात्रा है, यहाँ के जो तटीय भाग है जहाँ जैसे तट पे भी जनसंख्या निवास करती है, तो वहाँ लगभग 36,000 लोग मारे गए थे इस विस्फोट के दौरान। ठीक है, तो इतना भयंकर विस्फोट होता है पीलियन प्रकार के ज्वालामुखियों में। अब उसके बाद हम लेते हैं, नेक्स्ट है दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। अब दरारी उद्गार वाले जो ज्वालामुखी है वो जैसे पहले ही वीडियो में बताया था, इनमें ये विस्फोट के साथ मतलब धरती पे नहीं आते हैं, प्रकट नहीं होते हैं। इनमें क्या एक तो ज्वालामुखी मुख नहीं होता है इनमें, ये एक दरार के द्वारा ये प्रकट होते हैं ये पृथ्वी की सतह पर, और चारों तरफ ये इनका जो लावा होता है वो फैल जाता है। और लावा, इनका जो लावा होता है वो इतना गाढ़ा भी नहीं होता है, और चारों तरफ फैल जाता है लावा, एक नदी की तरह बहता है, और एक मोटी परत इनकी बन जाती है। तो इसमें उदाहरण देते हैं, एक तो अमेरिका का कोलंबिया का पठार है उसका, और एक हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है वो दरारी उद्भेदन से इनका निर्माण हुआ है। देखो इनमें दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी, जब लावा के साथ गैस की मात्रा अधिक नहीं होती है, यानी दरारी उद्गार में जो गैस की मात्रा है वो अधिक नहीं होती है। अब गैस की मात्रा अगर अधिक होगी तो वो ज्वालामुखी बहुत अधिक आवाज़ करेगा, बहुत अधिक विस्फोट करेगा। मगर दरारी उद्गार वाले जो ज्वालामुखी होते हैं उनमें गैस की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए वो दरारी उद्भेदन हो पाता है। धरातल में दरार पड़ जाने के कारण लावा शांत रूप में प्रवाहित होकर धरातल के ऊपर जमा होने लगता है।
तो गैसें कम बनती है, तो शांत रूप से एक दरार के द्वारा ये धरातल पर पहुंचता है और फैल जाता है। कभी कभी लावा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धरातल के ऊपर लावा की मोटी परत जमा हो जाती है, जिससे ठोस होकर, अब जैसे लावा है वो उसकी एक मोटी तह बन गई, तो उससे एक तो लावा मैदान बनता है और लावा पठार बनता है। ठीक है, ये आकृतियाँ धरातल के ऊपर बन जाती है, लावा मैदान या लावा पठार। ठीक है, और इसमें उदाहरण वही अमेरिका का कोलंबिया का पठार और भारत का प्रायद्वीपीय पठार इसके उदाहरण हैं। अब जैसे उदाहरण दे दिया मैंने आपको, तो ये बाद में बताऊंगा, पहले शुरुआत वाले टॉपिक करते हैं। ये जैसे अब प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, दक्षिण का जो भाग है भारत का, अब वहाँ पर कोई ज्वालामुखी नहीं है, तो फिर वो दरारी उद्गार कैसे हुआ था वो चीज़ आपको बताएंगे। अब जैसे भारत है, भारत में मैंने बताया था कि दो ज्वालामुखी हैं जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। एक तो नारकोंडम जो कि सक्रिय है, और एक शांत ज्वालामुखी है, उसका नाम, एक नारकोंडम है, एक है उसका चलो नाम याद नहीं आ रहा मुझे, एक शांत ज्वालामुखी है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो अब देखो, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी तथा इनमें यानी जो दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी है, इनमें अंतर किस तरह का है। इनमें सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि दरारी उद्गार में लावा ज्वालामुखी छिद्र से न होकर एक लंबी दरार से निकलता है। ठीक है, अब दरारी उद्गार में क्या है, लावा एक दरार से निकलता है, और केंद्रीय उद्गार में जो लावा होता है ज्वालामुखी छिद्र से निकलता है। दूसरा, जो गैस और विखंडित पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, दरारी उद्गार में एक गैस की मात्रा बहुत कम होती है, और जो विखंडित पदार्थ है उसकी मात्रा भी बहुत कम होती है। और दरारी उद्गार वाले जो ज्वालामुखी है, पृथ्वी के इतिहास में दरारी उद्गार वाले जो ज्वालामुखी है उनका उद्भेदन बहुत ही कम हुआ है। ज़्यादातर जो ज्वालामुखी होते हैं वो विस्फोटक भी होते हैं, केंद्रीय उद्गार वाले होते हैं। दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी का जो उद्भेदन है पृथ्वी के इतिहास में बहुत ही कम हुआ है। तभी तो अब प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, वहाँ कोई ज्वालामुखी नहीं है, वहाँ कोई ज्वालामुखी उद्गार अब नहीं होता है। वो पहले बहुत समय पहले वो हो गया था, अब नहीं होता है। देखिए, जो ज्वालामुखी उद्गार है उनमें क्रिटेशियस युग में सबसे अधिक बड़े पैमाने पे हुए थे। दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी क्रिटेशियस, जो क्रिटेशियस युग में है दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी, उस दौरान सबसे अधिक उद्गार हुए थे। क्रिटेशियस युग में सबसे अधिक उद्गार हुए थे क्रिटेशियस युग में, उसके बाद इसमें दरारी उद्गार नहीं हुए हैं। तो अलग अलग जैसे दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी है तो क्रिटेशियस युग में इसके सबसे अधिक उद्गार हुए हैं। जो दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी है वो बहुत समय पहले जब पृथ्वी गर्म अवस्था में थी, उसके बाद वो जो पृथ्वी है धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हुई, तो उस दौरान क्या है, पृथ्वी का जो भूपटल है वो कुछ कमजोर था, कुछ अधिक मोटा नहीं था, पतला था। तो उस दौरान जो दरारी उद्गार है वो सबसे अधिक हुए थे। उसके बाद जैसे वर्तमान में है दरारी उद्गार देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए जो प्रायद्वीपीय जैसे पठार है भारत का वो गोंडवाना लैंड का भाग है और अधिक पुराना है। तो ये पृथ्वी की जब प्रारंभिक अवस्था में ही ये इस तरह के उद्गार हो गए थे, बाद में ये वर्तमान में देखने को नहीं मिलते हैं।
उसके बाद है उद्गार की अवधि के अनुसार वर्गीकरण। सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। देखो सक्रिय ज्वालामुखी, जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं उनमें लगातार उद्गार होता रहता है, यानी वो शांत नहीं होते हैं ना प्रसुप्त होते हैं, वो सक्रिय रहते हैं। उनसे जो विस्फोट है वो लगातार होता रहता है जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी में। और इनकी जो संख्या है वर्तमान में लगभग 500 के करीब मानी जाती है। विद्वानों के अनुसार ये प्रेजेंट टाइम में लगभग 500 तक या इससे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और इसमें ये देखो उदाहरण है इटली के एटना, इटली के एटना नहीं है, अपने सीधे बोल देते हैं स्ट्रामबोली। ठीक है, तो स्ट्रामबोली ज्वालामुखी है। देखो सक्रिय ज्वालामुखी में इटली का स्ट्रामबोली ज्वालामुखी, ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इसमें उदाहरण दिया हुआ है सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी में स्ट्रामबोली जो ज्वालामुखी है उसका उदाहरण दिया है, जो कि इटली के पास में एक द्वीप है वहाँ स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अब प्रकाश स्तंभ इसलिए कहते हैं तो इसमें से जो अग्नि जो लाइट है वो निकलती रहती है। जो अग्नि और लाइट निकलती है तो उससे क्या है आसपास के क्षेत्र में प्रकाश रहता है, लाइट रहती है, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। उसके बाद सेकंड है प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब प्रसुप्त ज्वालामुखी उन्हें कहेंगे जिसमें एक बार विस्फोट हो जाता है मगर वो कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। पूर्ण रूप से शांत नहीं हुए हैं, कुछ समय के लिए शांत हुए हैं और कभी भी उनमें विस्फोट हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है नींद लेता है, नींद में सोता है और कभी भी वो उठ सकता है, वो वाली इनकी कंडीशन रहती है प्रसुप्त ज्वालामुखी की। यानी इनमें एक बार विस्फोट होने के बाद जैसे 1500 साल बाद भी विस्फोट हो सकता है। ऐसा देखो एक उदाहरण है इसमें विसुवियस प्रकार का जो ज्वालामुखी है इसका उदाहरण है, जो पहले आपको बताया था विसुवियस प्रकार का ज्वालामुखी। विसुवियस प्रकार का ज्वालामुखी है। 79 ईस्वी में इसमें विस्फोट हुआ था, यह आपको बताया था। उसके बाद देखो नेक्स्ट इसमें जो विस्फोट कब हुआ था, इसमें विस्फोट हुआ था 15 वर्षों के बाद 1631 में इसमें विस्फोट हुआ था। फिर 1631 में देखो 1500 वर्ष बाद वापस जो विसुवियस ज्वालामुखी है इसमें विस्फोट हो गया था। और कौन सी श्रेणी में आ रहा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, यानी 79 ईस्वी में इसमें विस्फोट हुआ तो ये मतलब शांत नहीं हुआ था जैसे, लेकिन और 1500 वर्ष बाद 1631 में इसमें वापस विस्फोट हो गया था। अब 1631 में विस्फोट होने के बाद इसमें देखो कितने विस्फोट हुए हैं, कब कब हुए हैं। 1631 के बाद इसमें 1803 में, 1872 में, 1906 में, 1927 में, 1928 और 1929, यानी इतना लगातार इसमें विस्फोट हुआ है। तो यह प्रसुप्त अवस्था में है ये ज्वालामुखी, मतलब कभी भी ये फट सकता है, इसका कोई निश्चित नहीं है। उसके बाद आता है शांत ज्वालामुखी। अब देखो शांत ज्वालामुखी है वो, इसमें जब विस्फोट हो जाता है, उद्गार हो जाता है, उसके बाद ये शांत हो जाते हैं। इनमें कभी भी फिर उद्गार नहीं होता। इनका जो मुख होता है, जैसे ज्वालामुखी छिद्र है, आपको बताया था ज्वालामुखी जो छिद्र होता है इसमें फिर पानी भर जाता है इसमें, ठीक है। ये जो छिद्र है इसमें पानी या जल भर जाता है,
पानी या जल भरने के बाद कभी भी फिर इसमें उद्गार नहीं होता है, कभी विस्फोट नहीं होता है, वो ज्वालामुखी एकदम से शांत हो जाता है, फिर भविष्य में भी उसमें कभी उद्गार नहीं होता है। इसमें देखो उदाहरण दिया जाता है हमारे भारत में पुष्कर झील का, जो अजमेर राजस्थान में स्थित है, कि उसको ज्वालामुखी निर्मित बताया जाता है। पुष्कर झील है एक ज्वालामुखी निर्मित झील है, ज्वालामुखी का एक मुख था जिसमें से अब पानी निकल रहा है, वो शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, और जो देखो भारत में दो ज्वालामुखी हैं, एक तो है बेरन द्वीप, एक नारकोंडल, ये दो ज्वालामुखी है। ठीक है, बेरन द्वीप तो है देखो सक्रिय ज्वालामुखी, ये सक्रिय है, और नारकोंडम शांत ज्वालामुखी है। और कहाँ स्थित है ये? अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार में ये स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और आगे इसमें चर्चा करेंगे ज्वालामुखी का विश्व वितरण। ठीक है, उसमें बहुत सारी जानकारियाँ ज्वालामुखी से संबंधित है, वो बताएंगे आप। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।